Yes, student. What is that? We have also used one another term for the germ cells. What is that? If one type of cells are vegetative cell, what are the other type of cells? Reproductive cells. Yes, very good. Reproductive cells, or you can say germ cells. So today we are going to study about the two major type of cell division, and that is mitosis, which always takes place in the vegetative cell, and second is meiosis, which is always concerned with the reproductive cells or the germ cells. Okay beta, so in chapter 10, which is cell division and cell cycle, what we are going to study, we are going to study about the cell cycle. ठीक है, सेल साइकिल क्या होता है? तो इतना याद रखिए कि सेल साइकिल जो है उसको अलग अलग फेसेस के अंदर डिवाइड किया गया है. तो ब्रॉडली हमने उसको कितने फेसेस में डिवाइड किया है? वी हैव डिवाइडेड द सेल साइकिल इनटू टू फेसेस. ऑलराइट, वन इज द इंटरफेस एंड सेकंड इज द एम फेस. एम फेस यहाँ पे किसके लिए बात कर रहे हैं? माइटोटिक फेस के लिए या माइटोसिस फेस के लिए. ओके बेटे, तो वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल अबाउट द सेल साइकिल की इंटरफेस के अंदर क्या होता है और एम फेस जैसे हम माइटोसिस फेस कहते हैं उसके अंदर क्या इवेंट्स जो हैं वो सेल डिवीजन के दौरान होते हैं. ओके, देन वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस सब स्टेजेस ऑफ द एम फेस. ठीक है, ये माना जाता है कि जो एम फेस है, जो माइटोसिस फेस है, वो एक्चुअल फेस होता है सेल डिवीजन का. तो सेल डिवीजन जो है उसके अंदर कौन कौन सी स्टेजेस जो है उसमें से सेल पास होता है उसके बारे में आप स्टडी करेंगे. यानी यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द वेरियस स्टेजेस ऑफ माइटोसिस. फर्स्ट स्टेज कौन सी है? प्रोफेज स्टेज होती है. ठीक है बेटे, प्रोफेज जो है उसके बाद हमारे पास कौन सी स्टेज आ जानी है? तो प्रोफेज जो है उसके बाद हमारे पास कौन सी स्टेज आएगी? मेटाफेज स्टेज आ जाएगी. मेटाफेज के बाद हमारे पास एनाफेज स्टेज आ जाती है. एनाफेज के बाद टीलोफेज स्टेज आ जाती है एंड देन आफ्टर टीलोफेज वी हैव अनदर स्टेज व्हिच इज नोन एज साइटोकाइनेसिस. ठीक है, फिर से सुनेंगे ध्यान से. सेल साइकिल जो है उसको हमने ब्रॉडली टू कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है. एक इंटरफेस होता है, हमेशा याद रखिए कि इंटरफेस जो है वो सेल साइकिल का वो फेस होता है जिसके अंदर सेल डिवाइड नहीं करता, वो सिर्फ नेसेसरी प्रिपरेशंस करता है जो सेल डिवीजन के लिए चाहिए. ठीक है, whatever things are required for the cell division that the cell do under the stage which is known as interphase. And what is M phase? M phase or mitosis phase is actual the phase where the cell divide, जिसके अंदर सेल जो है वो डिवाइड करता है. तो मैं कह रही हूँ आपको कि जो एम फेज है उसकी कई सारी आगे फर्दर स्टेजेस हैं और पहली स्टेज कौन सी है? प्रोफेज स्टेज है. ओके बेटे, आफ्टर प्रोफेज स्टेज वी हैव द मेटाफेज स्टेज. उसके बाद हमारे पास कौन सी स्टेज आती है? एनाफेज स्टेज आती है. एनाफेज के बाद हमारे पास टीलोफेज स्टेज आ जाती है एंड लास्ट में हमारे पास कौन सी स्टेज आती है? साइटोकाइनेसिस आती है. देखो नेम से ही पता लग रहा है साइटोकाइनेसिस वर्ड का क्या मतलब होगा? डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म. ठीक है बेटे, ऑलवेज रिमेंबर काइनेसिस मींस डिवीजन एंड साइटो मींस, ठीक है, whatever special thing is present inside the cell, you know that inside the cell the ground matrix is cytoplasm and it is the center of so many chemical reactions. So here cytokinesis means division of the cytoplasm. All right students, we are going to study about why there is a need of mitosis. ठीक है, हम कहते रहते हैं कि भाई वेजिटेटिव सेल्स जो है उसके अंदर सेल डिवीजन होती है, माइटोसिस. तो माइटोसिस की जरूरत क्यों है सेल को? क्या सेल जो है उसमें माइटोसिस नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी? ठीक है, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे उसके सिग्निफिकेंस के बारे में. ठीक है बेटे, उसके बाद सेकंड जो सेल डिवीजन है वो हमारी कौन सी है? मियोसिस है. एंड मियोसिस जो है हमेशा याद रखिए इट ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द रिप्रोडक्टिव सेल्स और यू कैन से इट ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द जर्म सेल्स. तो एक और टर्म भी हम मियोसिस के लिए यूज करते हैं, बताइए कौन सी टर्म है? माइटोसिस और मियोसिस को हम एक और नाम से भी जानते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट माइटोसिस इज अ डैश काइंड ऑफ डिवीजन एंड मियोसिस इज अ डैश काइंड ऑफ डिवीजन. ठीक है, अगर सभी स्टूडेंट्स को याद आ रहा होगा तो वी हैव लर्नड इन 10th स्टैंडर्ड दैट माइटोसिस इज आल्सो नोन एज एन इक्वेशनल डिवीजन and meiosis is always known as reductional division.
ठीक है, माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहते हैं, क्योंकि उससे क्रोमोसोम का नंबर किसी भी स्पीशीज में जितना भी होता है वो क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। एंड मियोसिस जो है उसको हम रिडक्शनल डिवीजन इसलिए कहते हैं क्योंकि उससे क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन सेल के अंदर आपको मालूम है टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं ह्यूमन सेल के अंदर? 46. Yes, but 23 pair of chromosomes are there and 46 chromosome total. So अगर वो कहता है कि ह्यूमंस जो है उनके अंदर मियोसिस होगा, यानी मैं कह रही हूँ रिडक्शनल डिवीजन होगी, तो अगर पूरी बॉडी जो है वो डिप्लॉयड है और उसके अंदर 46 क्रोमोसोम है, तो जब उससे गैमीट बनेंगे रिप्रोडक्शन के दौरान, तो गैमीट सेल्स जो है उसमें 46 की जगह पे 23 क्रोमोसोम होंगे। तो मेल में जो गैमीट बनेंगे उसमें भी 23 क्रोमोसोम होंगे एंड फीमेल में भी 23 क्रोमोसोम होंगे। ओके, देन वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ मियोसिस। ठीक है, मियोसिस की जरूरत क्यों है, क्या रिप्रोडक्शन और मियोसिस जो है उस दौरान कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं जो सेल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो उसके बारे में आपको बताया जाएगा। यू हैव आल्सो हर्ड वन टर्म इन 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम माय माउथ सो मेनी टाइम्स, क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन, अगर आपको याद है। ठीक है, तो आपको जब हमने मेंडल वाला चैप्टर करवाया था तो आपको क्रॉसिंग ओवर के बारे में भी बताया था थोड़ा थोड़ा। ठीक, तो यहाँ पे हम जानेंगे कि मियोसिस के दौरान एक बहुत ही स्पेशल इवेंट होता है जिसको हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, और उस क्रॉसिंग ओवर की वजह से जीन्स जो हैं वो क्रोमोसोम्स में एक्सचेंज होते हैं और उसकी वजह से जो पेरेंट्स हैं उससे ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो डिफर करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे सारे करेक्टर 100% हमारे पेरेंट्स को रिजेंबल नहीं करते, उसमें कुछ वेरिएशंस होती हैं और वो क्रॉसिंग ओवर की वजह से होती हैं, और ये प्रोसेस मियोसिस के दौरान होता है। Okay, bete? So now we are going to start. I have written some of the introductory point here. See, in the introduction, what is given in your book in the introduction? कहते हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, whether it is a unicellular living organism or it is a multicellular body, always remember that the life of the living organism, it always starts from a single cell. ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे यूनिसेलुलर है मल्टी सेलुलर है, उसकी लाइफ जो है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, एक छोटे से सेल से हुई है। ठीक है, एंड इट इज क्वाइट अमेजिंग कि ये छोटा सा जो सेल है वो किस तरह से इतनी बड़ी बॉडी जो है इसको फॉर्म कर सकता है। तो कहता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे हैव स्पेशल टाइप ऑफ फिनोमेना which are the characteristics of these living organisms, and these are growth and reproduction. ठीक है बेटे, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उनके सेल्स क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, और उनके अंदर क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। तो ग्रोथ की वजह से तो क्या होगा, सेल का साइज भी बढ़ेगा और सेल का नंबर भी बढ़ेगा, और दूसरी तरफ रिप्रोडक्शन जो है उससे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने जैसे और ऑफस्प्रिंग्स जो है उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि अगर हमें एक पर्टिकुलर लाइफ की शुरुआत एक सिंगल सेल से होते हुए नजर आती है और इस समय हमें एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म नजर आ रहा है, इसका मतलब वो ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स बॉडी में कैसे कन्वर्ट हुआ, ये जो छोटा सा सेल है उसने क्या किया, नंबर ऑफ टाइम डिवीजन की है, और नंबर ऑफ टाइम डिवीजन करने के बाद उसने क्या किया है, खूब सारे सेल बनाए हैं, एंड ये सेल्स जो है आज इस कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर बॉडी जो है उसको बनाने वाले सेल्स। ठीक है बेटे, नॉट ओनली सेल ग्रोथ इज कंसर्न, सिर्फ सेल ग्रोथ ही नहीं हुई, उसके साथ साथ क्या हुआ है, रिप्रोडक्शन भी हुआ है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उन्होंने रिप्रोड्यूस किया है, और इसीलिए उनके से उनसे आगे क्या बने हैं, ऑफस्प्रिंग बने हैं, डॉटर ऑर्गेनिज्म बने हैं, प्रोजेनी बनी है, और वो प्रोजेनी के अंदर भी वैसे ही सेल्स हैं जैसे कि पेरेंटल ऑर्गेनिज्म में है। तो हमेशा जब भी सेल डिवाइड करता है वो सिर्फ अपना नंबर और साइज इंक्रीज नहीं करता, बल्कि उस सेल में प्रेजेंट जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी की सारी डॉटर ऑर्गेनिज्म को भी देता है। ठीक है बेटे, तो कोई भी सेल अगर डिवाइड करेगा, इसका मतलब अगर सेल में अपना एक सिंगल न्यूक्लियस है तो डिवीजन के दौरान वो न्यूक्लियस भी डिवाइड करेगा, क्योंकि उसने डॉटर ऑर्गेनिज्म को भी क्या देने हैं, न्यूक्लियस देना है। अगर उसके पास खूब सारी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हैं, गोल्गी बॉडीज हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो ये सारे जो है उसने डॉटर को भी देने हैं, तो इसलिए सभी का नंबर क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है बेटे, फिर थर्ड पॉइंट देखिए, ऑल सेल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू। तो अगर हमारे पास सिंगल सेल है तो हमेशा सिंगल सेल जब भी डिवाइड करेगा तो उससे क्या होगा, दो सेल बनेंगे। ठीक है बेटे, फिर वो दो सेल जो है वो भी आगे डिवाइड करेंगे, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, इस तरीके से डिवीजन जो है वो आगे होती रहेगी।
और एक इक्वेशनल मैनर के अंदर सेल्स का नंबर क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो हर बार हमें दुगने सेल मिल रहे हैं, 1 से हमें 2 मिल रहे हैं, 2 से हमें 4 मिल रहे हैं, देन 4 से हमें 8 मिल रहे हैं, देन 12 मिल रहे हैं। इस तरीके से सेल डिवीजन के दौरान जो है सेल का नंबर इनॉर्मस अमाउंट में इंक्रीज होता है। Okay, बेटा, see the fourth postulate. Each parental cell giving rise to 2 daughter cells each time when divide. ठीक है, तो कोई भी पेरेंटल सेल जो है उसमें पहली बार जब डिवीजन होती है, तो हर बार उसमें जब डिवीजन होती है तो उससे कितने डॉटर सेल बनते हैं, 2 डॉटर सेल बनते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास एक सेल है उसके अंदर डिवीजन हुई तो फिर उससे कितने डॉटर सेल बन जाएंगे, 2 डॉटर सेल बन जाएंगे। अब वो कहते हैं कि क्या ये डॉटर सेल्स जो है वो भी कुछ आगे करने वाले हैं या वही स्टेशनरी हो जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो ये जो न्यूली फॉर्म्ड डॉटर सेल्स हैं ये चुपचाप नहीं रहते हैं, ये सेल्स भी फिर अपने आप और क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। एंड व्हेन दे ग्रो, ठीक है, ग्रोथ करने के बाद जब उनकी प्रॉपर अमाउंट में अप्रोप्रिएट ग्रोथ होगी है, देन आफ्टर दिस दीज सेल्स व्हिच आर नाउ नोन एज द डॉटर सेल्स but in the later stages they also act as the parent cell and they give birth to new daughter cells. ठीक है, तो पहले तो क्या हुआ, किसी पेरेंट से इन डॉटर सेल्स का बर्थ हुआ है, अब इन डॉटर सेल्स ने खूब सारी ग्रोथ की और ग्रोथ करने के बाद अब वो डॉटर सेल्स जो हैं वो आने वाले टाइम में क्या बन गए हैं, पेरेंट सेल बन गए हैं। और उन पेरेंट सेल से अब क्या हो रहे हैं, फिर नए डॉटर सेल्स बन रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा जो मैकेनिज्म है ये आगे से आगे चलता रहता है। तो हमेशा पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स बनती हैं, डॉटर सेल्स ग्रोथ करते हैं एंड ग्रोथ करने के बाद वो फिर से पेरेंट सेल की तरह बिहेव करते हैं, वो अपने डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करते हैं और इस तरह से पूरी की पूरी जो परंपरा है ये आगे बढ़ती रहती है। और इस तरह से सेल डिवीजन जो है उससे सिर्फ सेल का नंबर ही नहीं इंक्रीज होता, साइड बाय साइड रिप्रोडक्शन जो है वो भी साइमल्टेनियसली उसके साथ चलती रहती है। ओके बेटे, तो दीज आर द ऑल पॉइंट्स। ओके, सी द नेक्स्ट वन। देयर इज वन टॉपिक गिवन इन योर बुक। ठीक है, उससे पहले देखो ऊपर वाले पैराग्राफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, उसने लास्ट लाइन है, कहते हैं कि किसी भी सेल डिवीजन के दौरान या सेल साइकिल के दौरान ग्रोथ एंड डिवीजन की वजह से सिंगल सेल जो है वो क्या करता है, मिलियंस ऑफ सेल्स को फॉर्म कर लेता है और इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स बॉडी जो है वो बन जाती है। ठीक है बेटे, उसके बाद हमारा टॉपिक है सेल साइकिल। तो देखो सेल साइकिल के अंदर आपको क्या बताना चाहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 इवेंट्स के बारे में बताना चाहते हैं जो सेल डिवीजन के दौरान हमेशा करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कहते हैं कि सेल डिवीजन जो है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसका एक करेक्टरिस्टिक प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस है जो उसके लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है। पर जब भी कोई सेल जो है वो डिवीजन में जाएगा, ठीक है बेटे, 2 चीजें उस सेल के अंदर होनी है। पहली चीज कि हर एक सेल जो है उसने क्या करना है, क्योंकि उसने सेल डिवीजन करनी है, उसको बहुत ज्यादा जो है रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, तो आप बहुत सारी चीजों की उसे जरूरत पड़ सकती है। तो उससे पहले सेल क्या करेगा, अपनी ग्रोथ करेगा। ठीक है बेटे, सेल जो है जितना उसका साइज है उससे बड़ा साइज उसने गेन कर लेना है। तो देखो कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा सेल डिवाइड होने वाला है, तो यू कैन इजिली आइडेंटिफाई, क्योंकि सारे सेल्स जो हैं उनमें से वो सेल अचानक से एकदम से साइज में क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब वो सेल साइज में बड़ा हो गया है, इसका मतलब उसके अंदर सारी चीजें कितनी है, डबल डबल प्रेजेंट है। तो आप पहले उसके अंदर साइटोप्लाज्म जो है वो कम था, अब सेल का साइज इंक्रीज हो गया है, तो साइटोप्लाज्म भी उसने क्या कर लिया, डबल अपने अंदर एक्यूमुलेट कर लिया। ठीक है बेटे, पहले उसके अंदर अगर 1 माइटोकॉन्ड्रिया था, अब उसके अंदर कितने माइटोकॉन्ड्रियास हैं, डबल माइटोकॉन्ड्रियास हैं। उसी तरह से गोल्गी फ्लैटस भी डबल हो जाएंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी डबल हो जाएंगे। ठीक है, सारी चीजें जो है वो डबल डबल हो जाएंगी। ऐसा क्यों कर रहा है वो, क्योंकि डॉटर सेल जो है उसमें जब उसने डिवाइड होना है तो डॉटर सेल्स को भी उसने सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स देनी है। ऑलराइट बेटे, तो इसलिए वो कहते हैं कि सेल जो है, सेल साइकिल के अंदर 2 चीजें आती हैं। सबसे पहले सेल की ग्रोथ होती है और सेल की ग्रोथ होने के बाद देखो डॉटर सेल जो है वो अपने आप इंडिपेंडेंटली कैसे काम करेगा, तो इसलिए वो कहता है कि डॉटर सेल जो है उसको उसका न्यूक्लियस भी देना है। ठीक है, क्योंकि यू नो दैट न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, सभी स्टूडेंट्स को मालूम है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। एंड जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर क्या है, डीएनए है। तो कहते हैं कि दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है सेल ग्रोथ के बाद, डीएनए का रेप्लिकेशन।
ठीक है बेटे, रीएप्लिकेशन वर्ड का मतलब होता है टू जनरेट कॉपीज। तो डीएनए जो है वो एक ऐसा न्यूक्लिक एसिड है जो अपने जैसी और कॉपीज जो है उनको बना सकते हैं। तो कहते हैं कि किसी भी सेल साइकिल के दौरान एक तो सेल की ग्रोथ होगी और दूसरा जो है डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। सेल की ग्रोथ जो है उस दौरान सेल अपना साइटोप्लाज्म जो है वो डबल ट्रिपल कर लेगा और अपने सेल ऑर्गेनेल्स जो है उनका नंबर भी डबल कर लेगा। जबकि डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए जो है वो क्या करेगा, डॉटेड डीएनए जो है उनको फॉर्म कर लेगा स्टूडेंट्स। और सारे बच्चे ये याद रखेंगे कि जब तक सेल जो है वो डिवाइड नहीं किया तब तक बेशक डीएनए जो है उसने डॉटेड डीएनए बना लिए हैं, पर वो डॉटेड डीएनए जो है अभी तक पेरेंट सेल के अंदर ही रहेंगे, वो डिवाइड होने के बाद ही डॉटर सेल्स को दिए जाएंगे। ओके बेटे, तो उसके बाद देखो कि थर्ड पॉइंट पे हमने लिखा है कि डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ ऑलवेज टेक्स प्लेस इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर। ठीक है, तो कहते हैं कि जैसे जैसे सेल की ग्रोथ होती है तो सेल की ग्रोथ जो है उसी के साथ डीएनए रेप्लिकेशन जो है उसका भी कनेक्शन है। ठीक है, जब सेल जो है उसके अंदर जितनी चीजें उसको चाहिए थी उसने सारी इकट्ठा कर ली है, साइटोप्लाज्म भी खूब सारा हो गया, तो फिर सब नेसेसिटी जो है उसकी फुलफिल हो गई है, तो उसके बाद सेल का एक ही मकसद है कि उसने क्या करना है, डीएनए का भी रेप्लिकेशन करके अपने पास रख लेना है। ठीक है, मैं अभी तक ये कह रही हूँ कि डीएनए जो है उसने अपना डॉटर सेल का डीएनए भी बना लिया है, पर डॉटर सेल का डीएनए जो है उसने अभी भी अपने पास ही रखा हुआ है, क्योंकि सेल जो है अभी डिवाइड करना शुरू नहीं हुआ। ठीक है, शुरू में ही चैप्टर के मैंने आपको बताया था कि दो फेसेस हैं हमारे पास, एक इंटरफेस होता है और एक माइटोटिक फेस होता है। तो इंटरफेस जो है उसमें सेल सिर्फ नेसेसरी प्रिपरेशंस करता है, वो डिवीजन नहीं करता। तो हमेशा याद रखिए कि मैं बात यहाँ पे इंटरफेस की कर रही हूँ, और इंटरफेस के दौरान ही ये दोनों इवेंट होते हैं, सेल की ग्रोथ होती है और डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए की कॉपीज बन जाती हैं, पर अभी भी वो पेरेंट सेल के अंदर ही होती हैं, क्योंकि सेल जो है उसने अभी डिवीजन करना शुरू नहीं किया। उसने डिवीजन कब करना है, उसने डिवीजन तब करना है जब माइटोटिक फेज स्टार्ट होगा। ओके बेटे, अब देखो उसके बाद वो कहते हैं कि सेल जो है उसने सारी नेसेसरी प्रिपरेशंस कर ली है, इसका मतलब इंटरफेस जो है वो लगभग क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। ठीक है बेटे, तो कहते हैं कि अगर सेल साइकिल की ओवरऑल हम बात करें तो पूरा का पूरा जो सेल साइकिल है, ठीक है, उसमें से 95% जो स्टेज है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरफेस स्टेज है। ठीक है, मतलब 95% जो पार्ट है सेल का, जितना उसका सेल साइकिल में टाइम लगता है कंप्लीट होने में, तो उसमें 95% टाइम तक सेल जो है वो सिर्फ नेसेसरी प्रिपरेशंस करता रहता है। उसको इतना ज्यादा टाइम लगता है इन सारी चीजों को करने के लिए, अपनी ग्रोथ करने के लिए, खूब सारा साइटोप्लाज्म इकट्ठा करने के लिए, सेल ऑर्गेनेल्स को डुप्लीकेट करने के लिए, डीएनए का रेप्लिकेशन करने में उसको 95% टाइम लग जाता है। ठीक है बेटे, अब रह गए 5% टाइम। तो 5% टाइम जो है वो किस में यूज करेगा, तो वो 5% टाइम एक्चुअली एम फेज का टाइम होता है, जिसको हम माइटोटिक फेज कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो कहते हैं कि अगर जनरली हम ह्यूमन सेल की बात करें, देखो ह्यूमन सेल किसका एग्जाम्पल है, यूक्रियोटिक सेल्स का एग्जाम्पल है। ठीक है बेटे, तो अगर कहता है कि हम ह्यूमन सेल्स की बात करें तो फिर ह्यूमन सेल्स जो है उसके अंदर अगर सेल साइकिल की आप बात करें, तो अगर हमारे पास 1 घंटा है, ठीक है, 1 आवर के अंदर अगर हम कहते हैं कि सेल साइकिल पूरा टाइम कितना लेता है, 1 आवर का टाइम लेता है, तो उसके अंदर जो है 90 मिनट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेल के अंदर क्या होता रहेगा, इंटरफेस होता रहेगा, एंड बाकी बचे हुए जो 10 मिनट है उसके अंदर क्या होगी, सेल डिवीजन होगी, जिसे हम क्या कहते हैं, माइटोटिक फेज कहते हैं। ओके बेटे, तो सी यहाँ पर मैंने उसके आगे फेसेस लिखे हुए हैं सेल साइकिल के। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है सेल साइकिल जो है इसको 2 फेसेस के अंदर हमने डिवाइड किया, इंटरफेस एंड एम फेज। अब आपको अच्छे से क्लियर है, इंटरफेस इज द प्रिपरेटरी फेज in which the cell do necessary preparations for the cell division. And what is M phase? M phase is the actual phase of the cell division when the cell is undergoing division, when the cell divide. Okay bete, so here I have written, see the third one, eukaryotic cells जैसे कि human cell जो है वो 24 hours के अंदर, ठीक है, यानी रात और दिन का जो इंटरवल है उसमें ह्यूमन सेल्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो एक ही टाइम जो है वो डिवाइड करते हैं ह्यूमन सेल्स। एंड ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल इट आल्सो वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म।
तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो है उनके अंदर सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन है वो भी क्या करता रहता है, वेरी करता रहता है। ओके बेटे, तो उसके बाद फिर देखिए थर्ड में मैंने लिखा है कि अगर हम यूनिसेलुलर फंगस की बात करते हैं, यीस्ट की बात करते हैं, तो उसके अंदर सेल साइकिल जो है उसको कंप्लीट होने में लगभग कितने मिनट लगते हैं, 90 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, तो हमेशा बस आपने एक ही चीज याद रखनी है कि जितना भी टाइम लेगा सेल साइकिल, उसमें से 90% या 95% जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरफेस का टाइम होगा, यानी उस दौरान वो नेसेसरी प्रिपरेशंस करेगा, और बाकी बचा हुआ जो टाइम है, लिमिटेड टाइम जो है उसके अंदर सेल डिवीजन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ओके बेटे, सो आई एम ऑन पेज नंबर 163। ओके बेटे, सी द डायग्राम ऑफ द सेल साइकिल। ठीक है, देखो सेल साइकिल का डायग्राम आपको नजर आ रहा है यहाँ पे एक पाई डायग्राम की फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए आपको बताया गया कि इंटरफेस जो है उसके अंदर भी हमारे पास सब स्टेजेस आ जाती हैं। ठीक है, तो इंटरफेस जो है सेल साइकिल का उसकी अलग अलग सब स्टेजेस हैं। देखो G1 फेस, देन S फेस एंड देन G2 फेस, ये सब स्टेजेस है इंटरफेस। पर उसके अलावा इंटरफेस जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर कौन सा फेस आएगा, M फेस आएगा। तो ये उसकी स्टेज है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ग्रोथ एंड नॉर्मल मेटाबॉलिक रोल्स। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रोथ फेज जो है सेल का, उस दौरान सेल ने फटाफट अपनी ग्रोथ करते जाना है, और बाकी सारी जो नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है जिसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है सेल डिवीजन के दौरान, वो सारी एक्टिविटीज यहाँ पे कंप्लीट कर लेनी है। यानी यहाँ पे वो किसकी बात कर रहा है बेटे, यहाँ पे वो G1 फेज की बात कर रहा है जो इंटरफेस का पहला सब फेज है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए G1 फेज के दौरान सेल नॉर्मल ग्रोथ करता है, और वो सारी की सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस यहाँ पे कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होगा, सेल जो है उसके अंदर जो भी नेसेसरी केमिकल रिएक्शंस हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएं, ताकि सेल डिवीजन में उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ सकती है। फिर देखो मैं सेकंड वाले पे आ गई हूँ जहां मैंने लिखा हुआ है डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, तो ये डीएनए का रेप्लिकेशन कौन से फेज के दौरान होना है, सिंथेसिस फेज के दौरान होना है। ओके बेटे, तो सिंथेसिस फेज जो है उसमें सिर्फ एक ही बड़ा इवेंट होता है, उस दौरान सेल जो है वो अपने जैसे डीएनए जैसी और कॉपीज तैयार कर लेता है, क्योंकि सेल ने डॉटर को भी डीएनए देने हैं। तो इसलिए अगर किसी सेल के अंदर वो कहते हैं कि डीएनए का अमाउंट 2C है, ठीक है बेटे, तो उसके बाद जब सिंथेसिस फेज आएगा तो उस समय ये अमाउंट उसका डबल हो जाएगा। अगर पेरेंटल सेल में डीएनए का अमाउंट 2C है, तो उसके बाद डॉटर सेल्स जो है उसका भी डीएनए उसने बना के रख लेना है ना, तो उस समय उसका जो है कितना हो जाएगा, 4C हो जाएगा बेटे। ऑल राइट, उसके बाद देखो मैं तीसरे वाले पे आ गई हूँ। तीसरे वाले फेज को कौन सा फेज बोला गया है, G2 फेज बोला गया है, और यहाँ पे हमने लिखा है ग्रोथ एंड प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस। ठीक है बेटे, ग्रोथ तो साइड बाय साइड चलती जा रही है, चाहे G1 फेज चल रहा है, चाहे S फेज चल रहा है, चाहे G2 फेज चल रहा है। But one of the very important thing that is regarding the G2 phases, it is known as gap phase 2 और growth phase 2। तो growth phase 2 का बहुत ही important जो पार्ट है वो ये है कि सेल जो है इस दौरान प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ठीक है, 10th स्टैंडर्ड में मैंने आपको दो चीजें बताई थी, वन इज ट्रांसक्रिप्शन एंड अनदर इज ट्रांसलेशन। हमेशा याद रखिए कि जब डीएनए जो है उससे मैसेंजर आरएनए बनता है तो उस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, पर जब मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन्स बनते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि G2 फेज के दौरान होने वाला बड़ा इवेंट जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस है, यानी ट्रांसलेशन। ठीक है बेटे, ये पता लग गया। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा हेमी सर्कल की फॉर्म में ये चीज कंप्लीट हो गई है, G1 फेज, देन S फेज, देन G2 फेज। अब ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कहता है कि इंटरफेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे ही आपका इंटरफेस कंप्लीट हो गया तो देखो पूरे सर्कल में से इंटरफेस जो है वो मोर देन हाफ ऑफ द सर्कल को कवर कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ज्यादा लंबी स्टेज यहाँ पे कौन सी है, इंटरफेस स्टेज है। और उसके बाद देखिए जो माइटोटिक फेज है वो सिर्फ जो है उसका बहुत ही थोड़ा पार्ट ऑक्यूपाई कर रहा है, और उसके दौरान आपके पास 4 मेजर स्टेजेस आती हैं। नंबर 1 प्रोफेज स्टेज, नंबर 2 मेटाफेज स्टेज, देन वी हैव एनाफेज स्टेज, एंड देन वी हैव टीलोफेज स्टेज। अभी सभी स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि इसमें साइटोकाइनेसिस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बेटे साइटोकाइनेसिस जो है वो लास्ट में होने वाली स्टेज होती है, और उसके अंदर खास बात ये है कि उस दौरान डॉटर सेल्स जो है वो बनने होते हैं ना, तो इसलिए साइटोप्लाज्म जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है।
तो कई बार माइटोसिस फेज में हम उसको शो नहीं करते, पर वो भी माइटोसिस का ही पार्ट होती है। ठीक है, हमेशा याद रखिए, उसमें साइटोप्लाज्म जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा सेल, डॉटर सेल्स को भी। तो इट इज एक्चुअली द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, इट इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। दिस इज क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स? Yes, student, this is clear. We have 7 minutes left. Yes, ma'am. अच्छा, अगर किसी स्टूडेंट को अभी यहाँ पे दिक्कत है बेटे, इतने में मैंने बहुत ही थोड़ा सा पढ़ाया है अभी, तो वो मुझसे अभी पूछ सकता है यहाँ पर। अगर किसी भी बच्चे को यहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है, अभी मैंने सेल साइकिल और अच्छे से बताऊंगी आपको, अभी मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर से बताया सेल साइकिल के बारे में। कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? ओके बेटा, नो प्रॉब्लम। अगर कोई स्टूडेंट जो है वो मोबाइल के जरिए मेरे साथ ज्वाइन हो रखा है तो वो अटेंडेंस ले ले। आज संगीता धवन मैम हमें ज्वाइन नहीं कर पाई आई थिंक सो। ठीक है, कोई भी एक स्टूडेंट जो है वो अटेंडेंस की फोटो क्लिक करके मुझे सेंड कर देगा बाद में। ओके बेटे, एनी ऑफ द स्टूडेंट, सारे मत करने बैठ जाना, सिर्फ एक कोई बच्चा कर लेना, कोई भी एक। कौन कर रहा है? कर रहा है क्या कोई? ओके बेटे, ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें सेल साइकिल के अंदर? ठीक है, ओके। देखो अब मैंने यहाँ पे उसके सारे फेसेस लिखे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि माइटोसिस फेस, ठीक है, जिसे हम क्या मानते हैं, एक्चुअल सेल डिवीजन का फेस मानते हैं। यानी ये वो वाला फेस है जब सेल क्या करता है, डिवीजन जो है उसको स्टार्ट कर देता है। ठीक है, सेल में एक्चुअल डिवीजन होने लग जाती है, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, माइटोसिस फेस कहते हैं। पर उससे पहले इंटरफेस के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। तो कहते हैं कि इंटरफेस जो है वो दो एम फेसेस जो है, ठीक है, उनके बीच का फेस होता है। इट इज अ फेस दैट लाई बिटवीन द टू एम फेसेस। ठीक है बेटे, अब सभी स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि माइटोसिस के दो फेसेस कौन से हो गए। ठीक है, तो वो आपको जो है बताएंगे कि किस तरह से जब हम पूरे के पूरे सेल साइकिल को कॉन्टिन्यूटी में लेते हैं। ठीक है, अब देखो कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो जाइगोट से एम्ब्रियो बना था, एंड देन एम्ब्रियो जो है उससे एडल्ट बना ना आगे जाकर। अब जैसे हमारी बात करें तो जब हमारा बर्थ हुआ था तो अपने चाइल्डहुड एज से लेकर अपनी जो एडल्टहुड एज की शुरुआत है, वहां तक हमारी बॉडी के अंदर कौन सी डिवीजन चल रही थी अभी तक? सोचिए कौन सी डिवीजन चल रही होगी? माइटोसिस। यस बेटे, माइटोसिस चल रही होगी, क्योंकि जब तक वो कहते हैं कि हमारी एज नहीं होती है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव एज हमारी जब तक स्टार्ट नहीं होती तब तक हमारी बॉडी में ग्रोथ होती रहती है। तो हम हमेशा स्टूडेंट्स को कहते हैं कि हाँ जी आपकी हाइट जो है वो इतनी है, ठीक है, अब आपकी इतनी ईयर्स तक हाइट ये वाली रहनी है, उसके बाद नहीं आप बढ़ोगे, इतने ही रहोगे। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली हमारी मैरिज की एज जो है वो फिक्स की जाती है कि इट इज फॉर 18 ईयर्स फॉर द गर्ल्स एंड 21 ईयर्स फॉर द बॉयज। ठीक है, तो दिस इज योर वेजिटेटिव फेज, यानी अभी भी आपकी बॉडी क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है। पर व्हेन यू रीच द स्टेज ऑफ पुबर्टी, जब आप पुबर्टी के स्टेज पे पहुंच जाएंगे, देन व्हाट यू ऑब्जर्व दैट देयर इज नो मोर ग्रोथ ऑफ योर बॉडी ऑर्गन्स। आपके बॉडी ऑर्गन्स की ग्रोथ जो है वहां पे रुक जाती है। आपने जितनी हाइट गेन करनी है आप कर चुके हैं, अब आप और नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों है? तो कहते हैं कि बॉडी जो है उसमें वेजिटेटिव ऑर्गन्स की ग्रोथ तो रुक गई, पर अब कौन से ऑर्गन्स की ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, क्योंकि बॉडी जो है वो रिप्रोडक्शन के लिए अपने आप को क्या कर रही है, प्रिपेयर कर रही है। ठीक है बेटे, तो देखो जब हमारा वेजिटेटिव फेज था हमारी बॉडी में कौन सी डिवीजन चल रही थी, माइटोटिक डिवीजन चल रही थी। जब माइटोसिस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद वो कहता है एक ब्रेक आएगी बीच में। ऐसे नहीं है कि माइटोसिस के तुरंत बाद जो है क्या आ जाना है, मियोसिस आ जाना है। तो ब्रेक जो फिर से आती है उस दौरान सेल क्या करता है, फिर से नेसेसरी प्रिपरेशन करता है एक नई सेल डिवीजन के लिए। और वो नया सेल डिवीजन क्या है, मियोसिस है, जो माइटोसिस के बाद होना है। ठीक है बेटे, तो इस तरीके से कहते हैं कि ये जो ब्रेक आई है बीच में वो क्या है, इंटरफेस। ये ब्रेक क्या है, इंटरफेस है। ठीक है, तो अगर माइटोसिस पहले हुआ है उसके बाद फिर से इंटरफेस आएगा, फिर से इंटरफेस आने के बाद क्या स्टार्ट होगा, मियोसिस स्टार्ट होगा। और हमेशा ये भी याद रखिए कि मियोसिस जो है उसमें एक सिंगल मियोसिस नहीं होता है, दो मियोसिस होते हैं हमारे पास। तो उसमें हम मियोसिस 1 जो है उसको हमेशा कंसीडर करते हैं कि मियोसिस 1 जो है वो जर्म सेल्स या रिप्रोडक्टिव सेल से रिलेटेड होता है।
जबकि मियोसिस 1 के एकदम बाद शुरू होता है, एंड वो मियोसिस 2 जो है वो ग्रोथ से रिलेटेड जो है सेल डिवीजन है, और इसको हम माइटोसिस के इक्विवेलेंट समझते हैं। ठीक है, फिर से सुनेंगे ध्यान से। मैंने ये बोला आपको कि सबसे पहले जब आपका वेजिटेटिव फेज चल रहा है, आपके अंदर कौन सी डिवीजन होनी है, माइटोसिस होनी है। जब माइटोसिस कंप्लीट हो गई, आप पुबर्टी के स्टेज पे पहुंच गए, तो फिर से इंटरफेज स्टार्ट हो जाएगा, और इंटरफेज स्टार्ट होने के बाद कौन सी डिवीजन स्टार्ट होगी, मियोसिस 1 स्टार्ट होगी। और जब मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगी, जो एक्चुअली जर्म सेल्स में होती है, तो उसके बाद मियोसिस 2 स्टार्ट होगी। और हमेशा याद रखिए कि मियोसिस 1 जो है वो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड डिवीजन होती है, जबकि मियोसिस 2 जो है वो फिर से ग्रोथ से रिलेटेड होती है, यानी उसमें जो डॉटर सेल बने हैं उनकी फर्दर ग्रोथ। ठीक है बेटे, तो देखो ध्यान से सुनो, वही चीजें बार बार हो रही है ना। पेरेंट सेल था, और पेरेंट सेल जो है उसने क्या किया, डॉटर सेल्स को बर्थ दिया। अब वो डॉटर सेल्स जो ऐसे थोड़े कि जैसे ही वो डॉटर सेल बने हैं वो तुरंत जो है वो क्या करने लग जाएंगे, अपने डॉटर सेल बनाने लग जाएंगे, ऐसे थोड़ी होगा। उनको भी एक टाइम पीरियड लगेगा फिर से पेरेंट्स के रूप में डेवलप होने के लिए, और वो टाइम पीरियड जो है वो उनका ग्रोथ फेज है। और उस ग्रोथ फेज के दौरान जो है कौन सी डिवीजन चलेगी, मियोसिस 2 डिवीजन चलेगी, जो एक्चुअली माइटोसिस के ही इक्विवेलेंट है। और जब वो अच्छे से तैयार हो जाएंगे, वो अपने एडल्ट एज पे पहुंच जाएंगे, तो फिर वो भी पेरेंट बन जाएंगे, और पेरेंट बनने के बाद वो अपने डॉटर सेल्स को बर्थ देंगे। तो ऐसे आपने इसको ऐसे याद रखना है कि सबसे पहले माइटोसिस हुई, फिर इंटरफेस आया, फिर मियोसिस 1 हुई, मियोसिस 1 के दौरान डॉटर सेल बन गए पेरेंट्स में से, फिर ये डॉटर सेल्स ने फर्दर ग्रोथ करनी है, तो मियोसिस 2 में उन्होंने फर्दर ग्रोथ की, और फिर मियोसिस 2 जब कंप्लीट होगी तो फिर से माइटोसिस आनी है ना। ठीक है, तो फिर वो कहता है कि उस दौरान जो है वेजिटेटिव फेज द्वारा चलना है, तो इस तरीके से फिर से माइटोसिस जो है वो साइकिल जो है वो रिपीट होता रहेगा। ठीक है बेटे, अब यहाँ पे देखो एक चीज मैंने हाईलाइट करके लिखी है कि इन द 24 hour एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ए सेल साइकिल ऑफ ए ह्यूमन सेल, द सेल डिवीजन इट लास्ट ओनली फॉर अबाउट एन आवर। ठीक है, तो कहते हैं कि अगर पूरा का पूरा सेल साइकिल का ड्यूरेशन जो है वो 24 घंटों का है, 24 आवर्स का है, तो उस 24 आवर्स में से सेल डिवीजन का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो सिर्फ 1 घंटे में ही कंप्लीट हो जाए। तो सोचो कि सेल डिवीजन का प्रोसेस कितना फास्ट है। ठीक है, जबकि सेल जो है उसका इंटरफेस कितना ज्यादा टाइम लेता है, यानी 24 आवर्स तक तो सेल